हाँ जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं जिनकी डाइपोल मोमेंट है 2i कैप एंड 2j कैप which are placed at a distance 0,3 meter and 3,0 meter. Then find out the electric field intensity at 3,3 meter. ये क्वेश्चन है, राइट? सुनो, एक तो रखा हुआ है 0,3 मीटर पे जिसका वैल्यू कितनी है 2i कैप। एक रखा हुआ है 3,0 मीटर पे जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है 2j कैप। 2j कैप मतलब इसका डाइपोल मोमेंट y एक्सिस के अलोंग है, 2i कैप मतलब इसका डाइपोल मोमेंट x एक्सिस के अलोंग है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कहाँ? यहाँ पे 3,3 पे, राइट? पहली बात, इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी E1। याद करो, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर होगी। और इस वाले डाइपोल के लिए भी ये पॉइंट कहां पे आ गया? एक्सिस पे। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये E2। यस, तो मैं पहले E1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, 2kp अपॉन r3। बोलिए, बात क्लियर है? तो मैंने लिखा 2k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, p की वैल्यू 2i कैप अपॉन r3। r कितना है? 3 मीटर। यहां से कितना डिस्टेंस पे? 3 मीटर। तो 3 का होल क्यूब मीटर में है। तो आप क्या लिखेंगे? E1 वेक्टर इक्वल्स टू कितना? ये 9 जो होता है 3 स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर से 3 क्यूब को कैंसिल किया तो 3, 2 इंटू 2 4 बाई 3 इंटू 10⁻⁹ आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। फिर E2 अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या लिखेंगे आप? वही 2kp2 वेक्टर अपॉन r3। 2k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, p2 की वैल्यू 2j कैप अपॉन r3 वही 3 मीटर का स्क्वायर। देखना इससे कितना डिस्टेंस पे? 3 मीटर डिस्टेंस पे। यस, 9 मतलब 3 का स्क्वायर से 3 की पावर 3 को कैंसिल किया तो यहाँ बचा 3। तो आपके पास E2 वेक्टर भी कितना आया? 4/3 इंटू 10⁻⁹ j कैप। ये E1 वेक्टर, ये E2 वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा इधर। तो इसको क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज √2 E1। यस, तो मैं क्या लिखूंगा? E इक्वल्स टू √2 E1 की वैल्यू थी 4/3 इंटू 10⁻⁹, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई? 4√2/3 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। बोली, बात क्लियर है? इज दैट ओके? ओके, एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पे लिखा हुआ है, रखा हुआ है 2i कैप। कहां पे रखा हुआ है? वही 0,3 पे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां रखा हुआ है जिसकी वैल्यू भी है 2i कैप, पर ये लिखा हुआ है 0,3 पे। यस, और आपको वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3,3। ये क्वेश्चन है, क्या फर्क हुआ पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें? देखो, इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के ये वाला पॉइंट जो है वो एक्सिस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इस तरफ, जिसको आप क्या कहेंगे? E1। यस, और इस वाले डाइपोल के लिए, इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट किस पे हो गया? इक्वेटर पे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होगी? इसके अपोजिट, यानी कि इस तरफ। कितनी? E2 वेक्टर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट। तो आप क्या लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे E1 वेक्टर वही 2kp वेक्टर अपॉन r3। 2 की वैल्यू 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, p की वैल्यू 2i कैप अपॉन r3 यानी कि 3 का होल क्यूब, राइट? 9 से 3 का होल क्यूब कैंसिल किया तो 2 इंटू 2 4, तो आपके पास E1 वेक्टर आया वही 4/3 इंटू 10⁻⁹,
आई कैप। अब आपको निकालना है E2 वेक्टर। E2 वेक्टर कैसे लिखेंगे? E2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस में KP वेक्टर अपॉन R क्यूब। यस, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है, तो आप लिखेंगे माइनस K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, P की वैल्यू 2 आई कैप अपॉन R क्यूब। यहां से भी कितना डिस्टेंस पे? 3 मीटर डिस्टेंस पे, तो आप क्या लिखेंगे? 3 का होल क्यूब, ये 3 का स्क्वायर और 3 का होल क्यूब कैंसिल किया, तो यहाँ पे बचा 2/3, तो आंसर आया -2/3 इंटू 10⁻⁹ आई कैप इन न्यूटन पर कूलम। ये E2 वेक्टर। आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर 4/3 इंटू 10⁻⁹ आई कैप, ये माइनस का 2/3 इंटू 10⁻⁹ आई कैप, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जी? 2/3 इंटू 10⁻⁹ आई कैप इन न्यूटन पर कूलम। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आई कैप प्लस √3 जे कैप। पहले इसी की फोटो बनाते हैं, सुनिए। ये आपके एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, राइट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये एंगल है थीटा, जिसकी वैल्यू है कितनी? P वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस √3 जे कैप, है ना। तो ये थीटा कितना होगा? आप क्या लिखते हैं आज तक? tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, वाई एक्सेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट अपॉन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट। इस वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, ये क्या हो जाएगा? y कंपोनेंट कितना? √3। ये क्या हो जाएगा? i का कोफिशिएंट कौन है? 1, तो 1 कौन हो जाएगा? x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यस, तो आप क्या लिखेंगे? √3 अपॉन 1 इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू √3, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यस और नो? यहां तो कोई डाउट? ओके। अब मुझे एक्चुअल में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसके दो तरीके बोले थे। क्या बोले थे? एक तो क्या करूं, एक तो डायरेक्टली लिख सकता हूं। क्या? किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मिड पॉइंट से थीटा एंगल पे और r इक्वल्स टू 3 मीटर डिस्टेंस पे, r इक्वल्स टू 3 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? E इक्वल्स टू KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अरे ये सुनो, बस हो गया काम। तो E इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हैं आप लिखने वाले हैं K, P को भी अभी ऐसे रहने दो, अपॉन, चलो लिख देते हैं P को, P का मैग्नीट्यूड, ये रहा P। तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो जी कितना आएगा? ये आपके पास आएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2। यस, ओके। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी हो जानी है आपके पास? P की वैल्यू 2, R क्यूब का वैल्यू 3 का होल क्यूब और अंडर रूट में, हाँ जी अभी बोलिए, 1 की वैल्यू 1 प्लस 3 cos थीटा, थीटा कितना हो गया? 60, तो cos 60 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 60, हाँ जी। E इक्वल्स टू 2/27 और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ अंडर रूट में 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा? cos 60 मतलब 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4, चलो 3/4। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 9 से 27 को कैंसिल किया 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 10⁻⁹, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 7/4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया? √7/3 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। बोलिए, बात क्लियर है क्या? ओके। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका एंगल निकालना हो तो क्या सीखा था आपने? फाई इक्वल्स टू थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2
tan थीटा। क्या लिखेंगे? थीटा फाई इक्वल्स टू थीटा कितना था? 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई बाय 3 प्लस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। थीटा कितना था? 60। तो tan 60 की वैल्यू √3। तो आपके पास आंसर आ रहा है फाई इक्वल्स टू पाई बाय 3 प्लस tan इनवर्स √3/2। यस और नो? बात क्लियर है? ओके हाँ जी। तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर, अभी तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात की, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की, और अभी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक बात और हमें बात करनी है, पर वो भी आगे जाके बात करेंगे। अभी हम बात शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साथ साथ ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को समझ में आने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए एनर्जी। एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो आप बहुत लंबे समय से ये डेफिनेशन सीख रहे हैं, ठीक है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। बट मैं इसे डिफाइन नहीं करता हूं, मैं तो क्या कहता हूं? एनर्जी मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी ऑब्जेक्ट के पास या किसी सिस्टम के पास वर्क करने की कैपेसिटी कहां से आई? जब पहले से उस पर कुछ वर्क किया है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, एक खिलौना होता है चाबी वाला। अगर आप उसकी चाबी भरते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको रख देते हैं, तो क्या होता है? खिलौना खुद से चलने लगता है। क्यों चलने लगता है? इसका मतलब खिलौने के पास कुछ एनर्जी थी। बिना चाबी भरे रखेंगे तो वो चल जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब चाबी भरने से कुछ हुआ। जब उस खिलौने में चाबी भरी गई तो कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसमें कुछ एनर्जी आ गई। और ऐसा क्या हुआ कि आपने चाबी भरने के लिए कुछ वर्क किया। चाबी भरने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ता है क्या? यस, ओके। तो यानी कि चाबी भरने के लिए जो आपने वर्क किया वो फाइनली उस खिलौने की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एम आई राइट और नॉट? बात क्लियर है? फिर से सुनो। आपने धनुष और बाण यानी कि बो एंड एरो के बारे में सुना होगा। एक धनुष पे आप एक एरो लगा के उसको जोर से खींचते हैं, राइट? तो क्या होता है? जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो एरो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे जाएगा। यस। तो इस एरो के पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? जब आपने उसको सिर्फ लगाया था एरो को, तो उसके पास एनर्जी थी क्या? नहीं। कब आई? जब आपने उसको उसकी स्ट्रिंग को पकड़ के जोर से खींचा। जोर मतलब फोर्स, खींचा मतलब डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स लगा के उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। आपने क्या किया? आपने कुछ वर्क किया और वो वर्क फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? एरो की काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या पहले डायरेक्टली एक एरो की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? नहीं। जब आपने पकड़ के खींचा और एरो को नहीं छोड़ा, आपने एक धनुष के रस्सी पे आपने एक एरो लगाया, उसको जोर से खींचा। तो जब आपने इसको जोर से खींचा और इस अभी एरो को छोड़ा नहीं है, तो आपने तो वर्क डन कर दिया, पर एरो की काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं मिली। तो वो एनर्जी अभी कहां है? वो एनर्जी है आपके धनुष के पास, बो के पास। पहले धनुष सीधा था, आपने रस्सी को खींचा तो वो थोड़ा सा मुड़ गया। मुड़ गया मतलब यू चेंज्ड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बो। आपने धनुष की कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया? चेंज किया। तो धनुष की कॉन्फ़िगरेशन में, उसके बो के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो। लिसन, अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आपने कुछ वर्क किया तो वो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? पहले
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बो, और फिर जब आपने एरो को छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो। यस, यानी कि एनर्जी कहां से आई एरो के पास? जब आपने कुछ वर्क किया। तो आप क्या सीखते आए हैं? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मैं उससे थोड़े से पहले की बात कर रहा हूं। आपने एरो को छोड़ा तो एरो को खुद को जाने की कैपेसिटी है, उसको खुद को वर्क करने की कैपेसिटी है, पर वो आई कहां से? जब मैंने उसको वर्क किया। एम आई राइट और नॉट? दैट मीन्स व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या यूं कहें एनर्जी इज बेसिकली वर्क। एनर्जी इज वर्क। आपने जो वर्क किया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यस और नो? तो मैं क्या कहूंगा? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज नथिंग, दिस इज जस्ट द वर्क डन ऑन एनी सिस्टम, और जो आपने वर्क किया दैट हैज कन्वर्टेड इनटू इट्स एनर्जी। यस और नो? अब आपने किस चीज के लिए वर्क किया उस पर डिपेंड करेगा किस टाइप की एनर्जी होगी, राइट? अगर आप दो ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे घिसे तो घिसने में कुछ वर्क तो करना पड़ा होगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन था, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप इसको दूर ले जाना ऐसे मूव कराना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव करेंगे तो कुछ वर्क करेंगे, और वो वर्क किस में कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी। एम आई राइट और नॉट? घिसने से या रगड़ने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, राइट? आप साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल चलाने के लिए क्या करते हैं? पैडल घुमाते हैं, राइट? और पैडल घुमाने में आपको क्या करना पड़ता है? वर्क। वो अगर वर्क किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ यू एंड योर साइकिल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसमें साइकिल भी है और आप भी है। तो आपने जो वर्क किया वो किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। मैंने अभी धनुष के स्ट्रिंग पे एक एरो लगा के उसको जोर से खींचा, जोर मतलब फोर्स, खींचा मतलब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आई डिड सम वर्क। वो वर्क किस में कन्वर्ट हुआ? जब तक एरो नहीं छोड़ा तब तक वो वर्क किस में कन्वर्ट हुआ था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो। सो वर्क डन टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ और द पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे से उठाया और उठा के यूं ऊपर लेके आया। अब इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? वापस नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए कुछ वर्क किया था। वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। यस, यानी कि वर्क डन टू चेंज द पोजीशन और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी सिस्टम कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट object or that system. Yes or no? Work done to change the motion of any particle is known as its kinetic energy. तो आपने उसके मोशन, पहले स्टेशनरी था, फिर आपको उसको मोशन में लेके आए, तो स्टेशनरी से मोशन में लाने के लिए या कम स्पीड से ज्यादा स्पीड तक लाने के लिए आपने जो वर्क किया that work has converted into its kinetic energy. Yes or no? Okay. यानी कि when you did some work that has converted into energy. आपने किस चीज के लिए वर्क किया है और वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो अलग बात है। यस और नो? सेकंड थिंग, हम बात कर रहे थे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी भी हम साथ साथ सीख चुके हैं। क्या? हाँ जी, work done on any particle or any system to change its potential energy to change its position or configuration is known as potential energy of that particle or that system. Yes or no? बात क्लियर है? ओके हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं, हमने भी क्या सीखा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल और एनी सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन पार्टिकल और सिस्टम टू चेंज इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। किसी पार्टिकल या सिस्टम की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए जो वर्क किया है दैट कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यस, और इसी बिहाफ पे हम आगे बात करेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यस, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करें तो आपके पास एक चार्ज है Q1, और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और चार्ज Q2। इस चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया है, लिसन, एक चार्ज स्मॉल q है, स्मॉल q1 है, इस Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी और दूसरे Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़कर यहां तक लाने के लिए जो वर्क किया है, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द system of these two charges.
समझो जरा, ये एक पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के यहां लाया, इसको मैं अगर छोड़ दूं तो ये वापस कहां चला जाएगा? इनफाइनाइट पे। यस और नो? क्यों चला जाएगा? क्योंकि रिपल्शन है, रिपल्शन इसको वापस वहां भेज देगा क्या? यस। और वहां जाने के लिए जो एनर्जी आई वो किसके इक्वल है? जो मैंने वहां से यहां तक लाने के लिए वर्क किया। यस और नो? फिर से सुनो दूसरी बात, एक पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़कर यहां तक लाया और इस बार इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो क्या होगा? ये वाला चार्ज ये वाला इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो इसके पास एनर्जी कहां से आई? ये वही एनर्जी है जो मैं Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को इनफाइनाइट से यहां तक लाने के लिए जो वर्क किया था, दैट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्ज पार्टिकल्स। ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम की एनर्जी बन गई। फिर से सुनो तीसरी बात, एक पॉजिटिव Q1 चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे Q2 चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से यहां तक लाया और अब मैंने दोनों को छोड़ दिया, तो दोनों एक दूसरे से कहां चले जाएंगे? दूर जाएंगे और इनफाइनाइट पे चले जाएंगे। हाँ या ना? दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स the amount of work done to bring a positive charge particle in the electric field of another positive charge particle is equal to the potential energy of the system of these two charge particles. Yes, फिर से बोलता हूं, the amount of work done to bring a charge particle in the electric field of another charge particle from infinity to a point in the electric field of first charge particle is known as the electrostatic potential energy या electric potential energy of the system of those two charges, of those two charge particles. Is that okay? एक बात। दूसरी बात, ये Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R। इस Q2 चार्ज को कहां से लाया हूं? इनफाइनाइट से। कहां तक लाया हूं? R डिस्टेंस तक। यस, तो मैं क्या कहूंगा? पोटेंशियल एनर्जी आपने सीखा हुआ है माइनस ऑफ वर्क डन, माइनस ऑफ वर्क डन, यानी कि आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ डी आर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यस, फोर्स को क्या लिखेंगे? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। कहां से लाना है Q2 को? इनफाइनाइट से R डिस्टेंस तक, तो आप लिख रहे हैं इनफाइनाइट टू अ डिस्टेंस R। बोलिए बात क्लियर है? इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा? U इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2, यहां पे बचा 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ डिस्टेंस R। बोलिए बात क्लियर है? इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? U इक्वल्स टू माइनस के Q1 Q2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ R रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू डी आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ डिस्टेंस R। यस, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस के Q1 Q2, R रेज़ टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, R रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1 बाय R फ्रॉम इनफाइनाइट टू R। U इक्वल्स टू माइनस के Q1 Q2, यह आएगा माइनस 1 अपॉन R, माइनस में माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। बोलिए हाँ या ना? माइनस माइनस प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपके पास? के Q1 Q2 अपॉन R। ये किसके लिए है? फॉर द सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्जेस। दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? U इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R। यस, अब आगे सुनो, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q1 के फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल Q2 को, या एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल Q1 के फील्ड में अनदर चार्ज पार्टिकल प्लस Q2 को इनफाइनाइट से यहां तक ला रहे हैं, तो वर्क डन को क्या लिखोगे? वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क को क्या लिखोगे? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यानी कि U इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स को लिखोगे G, चलो फोर्स को फोर्स ही लिखेंगे, डी आर को डी आर ही लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे? कॉस 180। सुनिए जरा बात को,
एक पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में दूसरे एक नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं या वो खुद आना चाहता है? खुद आना चाहता है। तो खुद आना चाहता है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? खुद के आने से रोकना पड़ेगा और धीरे 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 विदाउट गेनिंग एनी वेलोसिटी, बिना वेलोसिटी इंक्रीज हुए उसको यहां तक लेके आना है। तो उसको मेरे को रोकने के लिए फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? उधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 दिया गया, cos 180। cos 180 की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा u इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, फोर्स की वैल्यू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर। इनफाइनाइट से ला रहे हैं, r तक ला रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस k q1 q2 अपॉन r। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस k q1 q2 अपॉन r। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। दो चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया u इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r, और इफ both the charges are positive or both are negative। यस, दूसरा फॉर्मूला आपके पास आया u इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r माइनस में कब? फॉर the couple of positive and negative charges। यस, अच्छा यहां नेगेटिव क्यों आया? ऐसा पहले भी आया था हमारे पास। कब? अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में। अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में किसी m मास के ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से कहीं तक लाने के लिए वर्क डन कितना आया था? -gmm अपॉन r। वहां भी अट्रैक्शन नेचर फोर्स था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में भी कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स है। तो अपने आप ही क्या साइन आना चाहिए? माइनस आना ही चाहिए। यस और नो? ओके। दूसरी बात, मैं ले तो आया, अब इसको छोड़ देता हूं, ठीक है? छोड़ दे तो क्या होगा? ये वापस दूर जाएगा। इस केस में बात करें, इस वाले केस में, इफ दे आर रिलीज्ड, रिलीज कर देंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन देम विल इंक्रीज। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दूर जाएगा। इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? k q1 q2 अपॉन r। r इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आप ही बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं छोड़ दूं तो वो किस तरफ जाएगा? उस तरफ जाएगा जिधर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होती हो। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया और छोड़ दिया, छोड़ने पे वो किस तरफ जाता है? उस तरफ जिस तरफ उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कब होगी? जब उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो। तो वो अपने आप ही कहां जा रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हाँ या ना? ओके। एंड एट r इक्वल्स टू इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? k q1 q2 अपॉन r। r की वैल्यू इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। देखना ये पॉजिटिव था क्या? यस। तो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। किसी भी पॉजिटिव की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी मिनिमम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई मिनिमम। ये देख लो आप, मैंने आप स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था, जहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम। तो अपने आप ही ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? उस तरफ जिस जाने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती हो और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट तक पहुंच जाएगा। यस और नो? बात क्लियर है? तो अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती हो, और कहां तक मूव करेगा? जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। यस और नो? इनफाइनाइट तक मूव करेगा। जरा इस केस में देखो, सेकंड वाले केस में देखो जी, इफ दे आर रिलीज्ड तो क्या होगा? ओहो, एक पॉजिटिव चार्ज
दूसरा नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में नेगेटिव चार्ज को छोड़ दो, क्या होगा? पास आएगा। पास क्यों आएगा? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है। दूसरा कारण क्या है पास आने का? सुनो, क्या लिखा मैंने? दे विल अप्रोच ईच अदर, यानी कि दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज। डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो क्या होगा? u इक्वल्स टू, डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो क्या होगा? k q1 q2 अपॉन r की वैल्यू इंक्रीज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या कही थी? माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी टोटली डिक्रीज हो रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। देखो अपने आप कहां जा रहा है? जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पास आने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, हाँ या ना? दूसरी बात, एट आर इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस के Q1 Q2 अपॉन जीरो, यानी कि माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम नेगेटिव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम नेगेटिव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई? मिनिमम। यानी कि जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे, आर इक्वल टू जीरो पे होंगे, तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यानी कि वो उस तरफ आएंगे जिस तरफ आने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती हो। यस और नो? पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल्स की क्लियर है? ओके। तीसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मोर देन टू चार्जेस, दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सपोज एक चार्ज है हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2, तीसरा चार्ज है हमारे पास Q3, चौथा चार्ज है हमारे पास Q4, और वन और टू के बीच की डिस्टेंस को कह रहा हूँ R12, टू और थ्री के बीच की डिस्टेंस को कह रहा हूँ R23, थ्री और फोर के बीच की डिस्टेंस को कह रहा हूँ R34, फोर और वन के बीच की डिस्टेंस को कह रहा हूँ R41, टू और फोर के बीच की डिस्टेंस को बोल रहा हूँ R24, और वन एंड थ्री के बीच की डिस्टेंस को कह रहा हूँ R13। देखो जी, मैं इस पूरे सिस्टम में दो दो चार्जेस के जितने भी पॉसिबल कपल्स हैं उन सब की पोटेंशियल एनर्जीज निकालूंगा और ऐड कर दूंगा। यस, तो मैं क्या कह रहा हूं? टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल द कपल्स ऑफ चार्जेस। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे सिस्टम में दो दो चार्जेस के जितने भी कपल्स बनेंगे, हर एक कपल की पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। बोलिए बात क्लियर है? तो यानी कि मैं क्या कहूं? मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वन और टू के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस टू और थ्री का कपल के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के थ्री और फोर का कपल Q3 Q4 अपॉन R34 का कपल प्लस के फोर एंड वन का कपल Q4 Q1 और अपॉन R41 प्लस, हाँ जी ये चार कपल हो गए। फिर ये डायगोनल के लॉन्ग Q2 और Q4, तो K Q2 Q4 अपॉन R24, एक और डायगोनल के लॉन्ग कपल कौन? K Q1 Q3 R13 का कपल। यहां पे जब फोर चार्जेस है तो सिक्स कपल्स बनने, हर एक कपल के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली और उनको ऐड किया तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो गई। यस और नो? बात क्लियर है? ओके। एग्जाम्पल,
हाँ जी, क्या बात हो रही है यहाँ पे? क्यू चार्जेस के 3 कपल्स हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दूसरी बात कहता है फाइंड आउट द वर्क डन टू ब्रिंग दीज चार्जेस एट अ डिस्टेंस a by 2 विद ईच अदर। सारे चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी होता है? a by 2 a by 2 a by 2। यस, उसके लिए कितना वर्क करना होगा? राइट, चेक करते हैं। सुनो, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, यानी कि इस समय पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। देखो दो दो चार्जेस के कितने कपल बन रहे हैं? 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1, तीन कपल्स। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि 1 and 2 के लिए चार्जेस Q and Q, Q and Q, Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस A प्लस इन दोनों के लिए भी K, Q and Q, Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस A प्लस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस K, Q and Q, Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस A, यानी कि कितना हो गया? टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 3kq स्क्वायर बाय A। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली। यस, अब मैं क्या चाहता हूं? अब मैं चाहता हूं कि इन तीनों चार्जेस को इस तरह से पास में लाऊं कि सभी के बीच में डिस्टेंस कितनी रह जाए? a by 2। सुनो जी, मैं एक को ले आया यहां पे, एक को ले आया यहां पे, यानी कि अब ये तीनों चार्जेस a by 2 ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखे फाइनली। यस, अब मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं आपने क्या सीखा था? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। यस, और वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस, पहले ये ज्यादा डिस्टेंस पे थे तो पोटेंशियल एनर्जी कम थी, पास लाए तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो मैंने जो वर्क डन किया वो किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि जो मैंने वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल होगा। दैट मींस व्हाट? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज, वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हां जी, ये भी a by 2 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a by 2, ये डिस्टेंस a by 2, ये डिस्टेंस a by 2। यस, तो क्या लिख रहा हूं मैं? डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 इंटू k, ये भी q, ये भी q, q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस a by 2। इन दोनों के लिए भी k q q अपॉन a by 2, k q q अपॉन a by 2, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखा? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस और नो? तो ये कितना हो गया आपके पास? ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले भी लिखी हुई है। अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू इन दोनों के बीच में डिस्टेंस a, k q q अपॉन a, k q q अपॉन a, k q q अपॉन a। तो 3 इंटू k q q यानी कि q स्क्वायर अपॉन a। यस और नो? सॉल्व कर लो। वर्क डन, ये 2 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 6 k q स्क्वायर अपॉन a। हाँ जी, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? ये क्वेश्चन है जिसमें एक चार्ज स्मॉल q कॉमा m को v नॉट स्पीड से किसी फिक्स चार्ज कैपिटल Q की तरफ फेंका गया है, थ्रो किया गया है। राइट, दिस इज अ फिक्स चार्ज कैपिटल Q। फिक्स चार्ज मतलब इट विल नॉट मूव, इट कैन नॉट मूव। इसकी तरफ एक स्मॉल q कॉमा m चार्ज को v नॉट वेलोसिटी से उसकी तरफ थ्रो किया गया है। एंड तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। राइट, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब क्या हो गया? ये कहां पर कहीं पे जाकर रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो उस तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, यानी कि और ज्यादा पास में नहीं जाएगा। तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मान लेते हैं कितनी है? d। और जहां से इसको फेंका गया था वो बहुत डिस्टेंस पे था। बहुत डिस्टेंस मतलब इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। यस और नो? तो मैं क्या कहूंगा? देखिए, पहली बात, अभी जो मैंने इसको दिए वो क्या दिए? काइनेटिक एनर्जी। और जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या कह रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगा। यानी कि हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यस, अभी इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जब ये यहां पहुंच जाएगा तो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। राइट,
इनिशियली कितनी डिस्टेंस पे है? बहुत डिस्टेंस पे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, यानी कि आर की वैल्यू नियरली हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे? इनफाइनाइट, राइट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के, इसकी वैल्यू स्मॉल क्यू, इसकी वैल्यू कैपिटल क्यू, अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी? इनफाइनाइट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी फाइनली जब ये रुक जाएगा? तब डिस्टेंस होगी स्मॉल डी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी लास्ट में? हाफ एम इंटू जीरो स्क्वायर। बोलिए, ये बात क्लियर है? ओके, ये पार्ट तो जीरो हो ही गया, तो बचा हमारे पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी। डी को इधर ले आओ तो डी इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। बोलिए, बात क्लियर है? हाँ जी, ये दो चार्जेस हैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इनके मासेस है स्मॉल एम और कैपिटल एम, जो डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन कहता है इफ बोथ द चार्जेस आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, दोनों अभी रेस्ट पर हैं, उनको रिलीज कर दिया है, देन फाइंड आउट देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों? वेलोसिटी, हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट देयर वेलोसिटीज व्हेन distance between them is 2d when they are far away from each other, right? सुनिए जरा, पहली बात, ये इधर आ गया स्मॉल q, ये इधर आ गया कैपिटल Q, इनके बीच में डिस्टेंस हो गई 2d, राइट? और ये जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस, मतलब 2d डिस्टेंस पे पहुंच गए, तब इनकी वेलोसिटीज क्या है वो फाइंड आउट करना है। अभी जब दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे थे तो उनके पास क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। जब उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ाकर 2d कर दी तो क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस बढ़ने में पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यानी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बोलिए, बात सही है? तो मैं यहां लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली। ठीक है जी। अब सुनो, प्रारंभिक पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? के क्यू क्यू अपॉन स्मॉल डी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? जीरो, क्योंकि दोनों किस पर है? रेस्ट पर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? के एक की क्यू दूसरे की क्यू अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2d। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम v2 स्क्वायर। एक की वेलोसिटी v1 हो गई, एक की वेलोसिटी v2 हो गई। यस और नो? ओके, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू डी माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2d इक्वल्स टू हाफ एम वी1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम v2 स्क्वायर। और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के क्यू क्यू अपॉन 2d। हाँ जी, अब यहां पे आके अटक गए कहां? v1 और v2। एक की वेलोसिटी v1, दूसरे की वेलोसिटी v2, क्योंकि दोनों के मासेस डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ या ना? तो v1 और v2 में रिलेशन और चाहिए। अभी तो ये लिख देते हैं हाफ स्मॉल एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम v2 स्क्वायर, राइट? इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सुनिए, v1 और v2, इस स्मॉल क्यू ने कैपिटल क्यू पे एक फोर्स लगाया, कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू पे एक फोर्स लगाया। क्या इन दोनों के पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स लगा? क्या नहीं।
जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड। तो मैं क्या कहूंगा, एफ ई एक्स टी टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई होगा, ये सुनो। और मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल मोमेंटम क्या कहेंगे, इनिशियली स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों के वेलोसिटीज क्या हैं, जीरो, तो जीरो। फाइनल मोमेंटम, स्मॉल एम मास की वेलोसिटी हो गई v1, तो मोमेंटम mv1 प्लस कैपिटल एम मास की वेलोसिटी हो गई v2, तो कैपिटल एम इंटू v2। यहां पे क्या लिखेंगे, mv2 इक्वल्स टू माइनस में स्मॉल एम v1, v2 इक्वल्स टू माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू v1। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी v2 इन टर्म्स ऑफ v1, उसकी वैल्यू को यहां पुट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आएगा कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2d इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 ये रहा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू v1 का होल स्क्वायर। पहली बात मैं यहां पे माइनस लिखता तो भी स्क्वायर होके प्लस हो जाता। दूसरी बात यहां पे मेरे को सिर्फ स्पीड की वैल्यू लिखनी है इस फॉर्मूले में, इसमें v2 स्क्वायर में स्पीड, राइट। तो एक इधर मूव करेगा तो दूसरा इधर मूव करेगा, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है माइनस। बस ये सुनो, सॉल्व करें। के क्यू क्यू डी क्यू क्यू अपॉन टू डी इज इक्वल्स टू हाफ स्मॉल एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ, ये कैपिटल एम स्क्वायर रहेगा, एक कैपिटल एम से कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा एक कैपिटल एम, ऊपर बचेगा स्मॉल एम स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर। यस, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन 2d इक्वल्स टू, दोनों में से कॉमन आ रहा है हाफ स्मॉल एम v1 स्क्वायर कॉमन लिया, यहां बचेगा 1, एक स्मॉल एम गया तो ऊपर बचा स्मॉल एम और एक नीचे कैपिटल एम, वी हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया। यस, हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल, कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी, इस m को यहां पे ले आता हूं तो एम डी इक्वल्स टू v1 स्क्वायर, यहां पे एलसीएम ले लिया कैपिटल M, तो ये होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यस, तो क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आएगा v1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के क्यू क्यू अपॉन एम एम डी एम, ये स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम यहां नीचे आएगा, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और डी यहां पे ऑलरेडी है, ये कैपिटल एम कहां जाएगा ऊपर, तो एक चला जाएगा ऊपर कैपिटल एम। यस, तो ये आपके पास क्या हो गई, वेलोसिटी स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, और इस v1 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो vt का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ के क्यू क्यू, यहां आएगा स्मॉल m, नीचे आएगा कैपिटल M इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू डी। राइट, बात क्लियर है? ओके, इसका सेकंड पार्ट क्या है, जब दोनों चार्ज पार्टिकल्स फार अवे यानी कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में, बहुत ज्यादा डिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट पर हो, तब उनकी वेलोसिटीज क्या होगी, राइट। ओके, लिसन नाउ, क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली। यस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन स्मॉल डी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन इनफाइनाइट, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। फार अवे मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस में, बहुत ज्यादा डिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट पर, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के क्यू क्यू अपॉन इन्फिनिटी प्लस देयर काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v1 स्क्वायर। बोलिए, बात क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो के क्यू क्यू अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v1 की वैल्यू जो अभी इससे पहले कैलकुलेट की थी
ये रही, ये V2 की वैल्यू। यस, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में इसके फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था, तो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, V2 इक्वल टू माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू V1, राइट। इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं, क्या लिखूंगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू V1 होल स्क्वायर। यस, सॉल्व करते हैं कि QQ अपॉन स्मॉल d, दोनों में से हाफ स्मॉल m V1 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 1, यहां स्मॉल m स्क्वायर था, उसमें से एक स्मॉल m गया तो बचा स्मॉल m, यहां था कैपिटल M स्क्वायर, उसमें एक कैपिटल M ने कैंसिल किया तो बचा एक कैपिटल M, और V1 स्क्वायर बाहर कॉमन आई गया। यस, तो K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू हाफ m V1 स्क्वायर, यहां एलसीएम लिया कैपिटल M तो ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यस, इसको लिखना है, स्मॉल m को यहां लिया हो, कैपिटल M को यहां लिया हो, तो कि QQ कैपिटल M अपॉन स्मॉल m के साथ साथ ये भी आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और d यहाँ पे ऑलरेडी है और ये 2 जाएगा ऊपर, इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर। ये सुनो, तो V1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, V1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यस जी, 2KQQ कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल d, और इससे आप निकाल सकते हैं V2 का उसको क्या था, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू V1, V2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड, तो क्या आएगा V2, जब इसको इस V1 की वैल्यू को यहां से पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2KQQ ऊपर स्मॉल m नीचे कैपिटल M इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल d। यस और नो, बात क्लियर है? ओके हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, स्मॉल q कॉमा स्मॉल m को कैपिटल Q कॉमा कैपिटल M की तरफ बहुत ज्यादा डिस्टेंस से फ्रॉम अ पॉइंट फार अवे थ्रो किया है विद अ वेलोसिटी v0, देन व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। यस, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सुनो, एक कैपिटल Q चार्ज था जिसका मास था कैपिटल M, इसकी तरफ एक और स्मॉल q चार्ज जिसका मास है स्मॉल m, इसको इसकी तरफ v0 वेलोसिटी से थ्रू किया है फ्रॉम फार अवे, यानी कि दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट, राइट। ओके, पहले हम ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं पर उसमें ये चार्ज पार्टिकल फिक्स था, अब ये चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड नहीं है, यानी कि ये जब उसको रिपेल करेगा तो वो भी मूव करेगा, राइट, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कैसा क्वेश्चन हम लोगों ने वर्क पर एनर्जी में स्प्रिंग से जुड़े हुए ब्लॉक्स के लिए किया था, याद दिलाता हूं धीरे धीरे करके, आपको याद आएगा, सुनो, ये चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ आएगा तो दोनों में रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये और ज्यादा पास आएंगे, रिपल्शन और बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी और डिक्रीज होगी, फिर और ज्यादा पास में आ जाएंगे, ये आगे बढ़ता जा रहा है पूरा सिस्टम, फिर और ज्यादा पास में आए, इसकी वेलोसिटी और बढ़ी, इसकी वेलोसिटी और डिक्रीज हुई, और जब इन दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, सेम, दोनों की स्पीड्स क्या हो जाएंगी, सेम, उसके बाद इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी और कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि दोनों के बीच में इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस वापस से क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, व्हेन देयर स्पीड्स आर इक्वल। यस, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, they will be closest when their speeds will be equal, right? तो एक बात तो ये समझ में आ गई, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच यानी कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उनकी स्पीड उस समय भी क्या होगी, सेम। सेकंड थिंग, ये जब पास में आएंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी,
और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। यस और नो? तो मैं यहां लिख रहा हूं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ जी, क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली। यस और नो? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत दूर से इसको थ्रो किया था। बहुत दूर से मतलब फार अवे मतलब इनफाइनाइट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की हाफ स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर और दूसरे वाले की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि कैपिटल क्यू क्या था तब रेस्ट पे था, सिर्फ इसको उसकी तरफ थ्रो किया है। यस, ओके, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब इनके बीच में डिस्टेंस डिक्रीज होकर कितनी हो गई? लेट्स से आर नॉट। आर नॉट कौन है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। यस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? के पहला स्मॉल क्यू दूसरा कैपिटल क्यू अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर नॉट प्लस पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v। क्यों? जब दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगी तब दोनों की स्पीड्स क्या होंगी? सेम। अब सॉल्व हो जाएगा। ये तो 0 है ही, रहने दो। यहां पे क्या लिख रहा हूं? हाफ स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर नॉट प्लस हाफ दोनों में से कॉमन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1, वी की वैल्यू चाहिए। और ये एक तरह का कॉलिजन है कि नहीं है? और क्यों? क्योंकि इसने उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी, उसका मोमेंटम इंक्रीज हो गया और इसका मोमेंटम डिक्रीज हो गया। पर यस, क्या होती कॉलिजन? व्हेन द मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल्स आर इंटरचेंज्ड और मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम इज नोन एज कॉलिजन। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, एक का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका मोमेंटम उसको मिल रहा है, कॉलिजन तो है। और कॉलिजन में क्या अप्लाई होता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, पहली बात। दूसरी बात, इसने उस पे फोर्स लगाया रिपल्शन फोर्स, उसने इस पे रिपल्शन फोर्स लगाया, पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स लगा क्या? नहीं, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो मैंने क्या लिखा? मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि पी आई इक्वल्स टू पी एफ। हाँ जी, इनिशियल मोमेंटम क्या कहेंगे? पहले का स्मॉल एम वी नॉट, दूसरे का मोमेंटम 0, और जब उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम है तब दोनों की स्पीड्स क्या हो गई? सेम। तो स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम वी, तो यह क्या आएगा? एम वी नॉट इक्वल्स टू 2m, नॉट 2m, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी। तो इससे आपके पास आ गया v इक्वल्स टू स्मॉल एम वी नॉट अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये इनकी कॉमन वेलोसिटी आ गई। यहां पे इसकी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व हो जाएगा। राइट, करके देखो। देखो जी, इसको उधर भी ले जाऊंगा हाथ के हाथ। क्यों? क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और फाइनली दोनों की मिला के भी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। यस, तो मैं लिख रहा हूं हाफ स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर माइनस, इसको उधर ले जा रहे हैं, हाफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू ये रही, स्मॉल एम वी नॉट अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले गए, क्या बचा? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर नॉट। सॉल्व कीजिए, हाफ स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर दोनों जगह से आ जाएगा कॉमन, यहां बचेगा 1, हाफ आ गया, स्मॉल एम और वी नॉट स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? यहां पे स्मॉल एम स्क्वायर आएगा, उसमें से एक स्मॉल एम को कॉमन ले लिया तो स्मॉल एम, नीचे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर, ऊपर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, कैंसिल होकर क्या बचा? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और वी नॉट स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया, इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर नॉट
हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एलसीएम लिया स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर नॉट, स्मॉल एम कैंसिल, आर नॉट को इधर लेके गए, के क्यू क्यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम को यहां ले गए, यहां पे स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम नीचे आ गया इंटू वी नॉट स्क्वायर, ये आपके पास आ गई आर नॉट। आर नॉट कौन है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यस, ओके।